हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा का प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th की जो प्रिज्म टॉपिक चल रही थी, आज उसी के आगे कुछ और नए बिंदुओं पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आज जो बिंदु है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज का बिंदु जो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि मान लीजिए कि ये जो न्यूमेरिकल है, यानी कि इसका जो पूरा कैलकुलेशन है, इसका निगमन करने के लिए यदि एग्जामिनर नहीं पूछा आपसे, तो इससे संबंधित आपसे 1 या 2 प्रश्न आपसे पूछ लेगा। यदि जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के अनुसार यदि बात की जाए तो ये आज 2 सालों से लगभग नहीं पूछा जा रहा। ऑब्जेक्टिव में लगभग पूछा जा रहा है, ज़्यादा नहीं। वही रंगों पर आधारित ऑब्जेक्टिव कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि देखा जाए, इसका निगमन ना के बराबर है, नहीं पूछा जा रहा है। कहीं कहीं सेट में देखा जा रहा है, जैसे कि बहुत से सेट होते हैं। कई सेट में जो है, जैसे कि मान लीजिए कि हम 100% उठाते हैं, 90% सेट में ये नहीं पूछा जाता, और 10% सेट में वो क्या होता, कहीं कहीं रहता। वो भी ऑब्जेक्टिव में 1 नंबरी में, 2 नंबरी में होता है, बस, ज़्यादा नहीं। फ़िलहाल आप इसको पढ़िएगा एकदम विस्तार रूप से, डीप रूप से। जब नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करिएगा, उसके ज़रिए हम लोग आपको पुनः यही क्लास प्रारंभ करके दे दूँगा आपको। क्लियर? तो आज का जो टॉपिक है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों, ये जो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन है, इसकी जो परिभाषा है वह न्यूमेरिकल जो है, इसको मैं अपने द्वारा बनाया हूँ। इसको आप देखिएगा ज़रूर, बहुत विस्तार रूप से मैं बताने जा रहा हूँ। जैसा कि यदि देखा जाए दोस्तों, हेडिंग क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, इसको हम लोग सर्वप्रथम समझेंगे। जैसा कि इसका एक चित्र है, मान लीजिए कि ये कोई एक प्रिज्म है, इसमें से मान लीजिए कि यहाँ से कोई प्रकाश इसमें डाली गई। ओके, जब ये कोई प्रकाश यहाँ से इस प्रिज्म पर डाली जाएगी तो ये अपने मार्ग से सर्वप्रथम विचलित हो जाए। क्यों विचलित हो जाए? क्योंकि ये आगे जाने के बजाय ये क्या हो गई, समांतर हो गई, पैरेलल हो गई। तो ये जब ऐसे जाएगी तो ये क्या हो गई, समांतर होते हुए ये फिर पुनः नीचे क्या होगी, झुक करके नीचे क्या होगी, निकल जाएगी। यदि इसको परिभाषित किया जाए दोस्तों, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार बनेगी। माना कोई प्रकाश किरण जब प्रिज्म पर डाली जाती है तो वह बिंदु बिंदु Q से मिलने के पश्चात समांतर होकर के आगे बढ़ती है, तथा वह बिंदु R पर मिलने के पश्चात आगे बिंदु S से बाहर निकल जाती है, जिसे हम प्रिज्म का अपवर्तन कहते हैं। यदि इसका निगमन करना हो तो निगमन का प्रोसेस मैं अपने माध्यम से बनाया हूँ, जो बहुत नॉर्मल तरीके से कुछ निगमन के कुछ बिंदुओं को रखा हूँ, जिसके माध्यम से इसका निगमन का पूर्ण रूप से तैयार, यानी कि ढांचा तैयार हुआ है। तो आज हम लोग देखेंगे इसका निगमन। जैसा कि मैंने परिभाषा जो बताया प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, तो यही आप लोग लिखिएगा। तो सेम टू सेम जो प्रोसेस मैं बताया उसको आप लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन परिभाषा नहीं पूछा, तो आपको सिर्फ इतना प्रोसेस लिखना है। इसके आगे अभी कुछ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन भी हम लोग देखेंगे, उसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसा कि यदि इसमें देखा जाए दोस्तों, इसको मैंने सर्वप्रथम एक प्रिज्म बनाया और इसके शीर्ष बिंदु को ए नाम दे दिया, जिसको हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या? जिसको हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। ये आप लोग देखिएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं अपवर्तन कोण जो होता है आर होता है, ये आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसको मैं अपने अकॉर्डिंग बना करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, सर्वप्रथम मैंने एक प्रिज्म बनाया और इसके शीर्ष को ए नाम दिया और बी सी ए इस प्रकार नाम दे दिए, और ये यहाँ से कोई प्रकाश इस प्रिज्म पर डाला गया, तो इस बिंदु को मैंने नाम क्या दे दिया, क्यू। और ये आगे जब जाएगी डी आकार से आगे निकल जाएगी, लेकिन ये जब समांतर होगी तो बिंदु आर से निकलते हुए आगे क्या होगी, यस से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। जब ये आर पे मिलेगी तो इसका मैंने आर नाम दे दिया। ये जब आगे समानांतर यानी कि आती हुई प्रतीत होगी तो यम नाम दे दिया, ई दे दिया। यहाँ से कोई
प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत होगी तो इस बिंदु पर मिलेगा। तो ये नाम हो गया ई, ये यस हो गया, ये क्यू हो गया, ये डी हो गया, ये डेल्टा हो गया। डेल्टा के बारे में अभी मैं बताता हूँ। ये जो आई और आर है ये मैं अभी बहिष्ठ कोणों के बारे में भी मैं चर्चा करूँगा, उसको आप लोग देखिएगा। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोग इसकी परिभाषा पढ़ते हैं तब इसको क्या करते हैं, न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए माना ए बी सी, माना ए बी सी, माना ए बी सी कांच का एक मुख्य परिच्छेदक है, कांच का एक मुख्य परिच्छेदक है। यानी कि ये जो प्रिज्म है ये किसका बना हुआ है, कांच का बना हुआ है। देखिएगा ध्यानपूर्वक, कोण ए प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। ये जो कोण ए है ये क्या है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। इसको देखिएगा ध्यानपूर्वक। तथा प्रकाश को कोई किरण पृष्ठ ए पर गिरती है, यानी कि यहाँ से कोई प्रकाश डाली जाती है तो ये इसका पूरा पृष्ठ है, इसके पृष्ठ पर ये क्या हुई, प्रकाश गिरी। तथा प्रकाश को कोई पृष्ठ, प्रकाश का यहाँ करिएगा, प्रकाश का कोई किरण पृष्ठ ए पर गिरती है तो यह किरण पृष्ठ ए बी पर अभिलंबवत यन क्यू और ई कहाँ है आप लोग देख सकते हैं। ये यानी कि इन पर क्या होगा, लंब, यानी कि इसका अभिलंबवत होगा जो झुकती हुई क्यू आर के दिशा में, जो झुकती हुई क्यू और आर के दिशा में आगे, यानी कि जो मैंने अभी बताया समांतर क्यू आर के दिशा में अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तित मतलब बाहर निकल जाती है, निकल गई ये, अपवर्तित हो जाती है। फिर पुनः आगे देखिएगा, पृष्ठ ए बी पर आपतन कोण आई है। ये आपतन कोण क्या है, आई है। तथा अपवर्तन कोण आर है। ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। आपतन कोण सदैव आई से डिनोट किया जाता है, अपवर्तन कोण सदैव आर से डिनोट किया जाता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये आप लोग देखिएगा, जब मैं लेंस पढ़ा रहा था तो वहाँ पर भी मैंने लेंस और दर्पण में भी कुछ नए नए बिंदुओं पर डिस्कस किया था। तो वहाँ पर आप देखिएगा, देख करके इसको अध्ययन करिएगा। तो जैसा कि यहाँ पर देखा जाए, ये जो अपवर्तन कोण आर है, ये अपवर्तन कोण है आर है, अपवर्तित किरण क्यू आर, अपवर्तित किरण क्यू और आर क्या है, ये अपवर्तित किरण है, यानी कि ये जा रही है, अपवर्तित हो रही है। अपवर्तित किरण क्यू आर पृष्ठ ए सी देखिए, बहुत नॉर्मल तरीके से मैं परिभाषा बनाया हूँ। पृष्ठ ए सी पर अभिलंबवत है। क्या अभिलंबवत है, देखिए यम आर ई। अभी तक अभिलंबवत ये हो रहा था और ये अभिलंबवत अब इस तरफ, यानी कि ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पृष्ठ पर यानी कि ए बी पृष्ठ पर अभिलंबवत क्या था, यानी क्यू और ई था। यदि ए सी पर देखा जाए तो इस पर अभिलंबवत क्या है, यम आर ई है। जब ये यम आर ई से दूर हटती हुई आर एस की दिशा में बाहर वायु से निकल जाती, ये आर एस की दिशा से बाहर वायु में क्या हो गई, यहाँ पर वायु नहीं पाया जाएगा, वायु बाहर पाया जाएगा। वायु में क्या हुई, वायु से बाहर निकल जाती है। तथा इस पृष्ठ पर किस पृष्ठ पर, इसी पृष्ठ पर आपतन कोण आर डैश, आपतन कोण आर डैश। अभी इस पर मैंने देखा आपतन कोण, ये जो है आपतन कोण है, ये आपतन कोण जो है आर डैश है, आपतन कोण आर डैश है, निर्गमन कोण आई डैश है। अब देखिएगा, अब यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। जैसा कि यहाँ आपतन कोण क्या है, आर डैश, और यहाँ क्या था, देखिएगा यहाँ क्या था, आई है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ अपवर्तन कोण क्या है, अपवर्तन कोण आर है। तो यहाँ थोड़ा प्रोसेस उल्टा होगा। प्रिज्म की यही एक खासियत है। तो यही जब पढ़ा जाता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इसमें यही एक खासियत होती है कि इसमें आपतन कोण जो होता है आई दे दिया, अपवर्तन कोण आर हो गया। लेकिन जब यही आपतन कोण आर डैश से डिनोट किया जाएगा तो इसका निर्गमन कोण आई डैश हो जाएगा। ये ग्राफ से स्पष्ट होता है, ये ग्राफ के अनुसार ही स्पष्ट किया जाता है कि एक विशेष आपतन कोण के लिए
विचलन कोण अल्पतम कोण होता है। ये डिनोट कर रहा है जो अल्पतन कोण है वो विचलन कोण के क्या होता है। ये अभी प्रोसेस मैं बताता हूँ। ये जो आई और आर है यहाँ ए का भी चर्चा किया जाएगा और डेल्टा का भी चर्चा किया जाएगा, डेल्टा यम को भी देखा जाता है, उसको मैं अभी आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। जैसा कि यहाँ इसके आगे पढ़ा जाए, अल्पतम कोण होता है इसे डेल्टा यम। देखिए डेल्टा तो दो प्रकार के बनते हैं, जैसा कि मान लीजिए एक डेल्टा ये होता है, दूसरा डेल्टा ये होता है यस के जैसे। तो यहाँ जब आप लोग ये तो फ़िलहाल हाई स्कूल में दे दिया गया है, नए नए चीज़ों का अध्ययन करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर डेल्टा यम द्वारा इससे यानी कि जो बताया जा रहा है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किससे डिनोट किया जाता है, डेल्टा यम से प्रदर्शित किया जाता है। इतनी बात क्लियर। परंतु डेल्टा केवल एक ही आपतन कोण के लिए, परंतु डेल्टा एक ही आपतन कोण के लिए अल्पतम हो सकता है। स्पष्ट है कि आई बराबर आई डैश, यानी कि ये डिनोट कर रहा है, ये जो आई है आई डैश आपस में एक दूसरे क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये एक दूसरे क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये आप लोग नोटिस करिएगा। माना कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यन है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या है, यन है। ये आप लोग नोटिस करते चलिएगा। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या है, यन है। ये बहुत अभी आपका सहायक बनेगा। ये इसी के आगे देखते हैं। बिंदु Q व R, बिंदु Q व R पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम, जैसा कि स्नेल के नियम मैंने आपको पिछले भी क्लासों में पढ़ा चुका हूं, वहां आप लोग देख लीजिएगा, जिससे कि आपको क्या हो जाए, स्पष्टीकरण हो जाए। तो यहाँ हो जाएगी n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ दो अपवर्तन कोण और आपतन कोण बन रहे हैं, तो इसको हम लोग दो एंगल के अनुसार देखेंगे। एक हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश। दोनों इक्वेशन लिखेंगे, एक नॉर्मल रूप से एक डैश के रूप से। हाँ, ये आप लोग नोटिस करिएगा। यदि आई डैश बराबर आई हो तो आर डैश बराबर आर होगा। यदि इसी के आगे देखा जाए त्रिभुज क्यू डी आर, त्रिभुज क्यू डी आर, देखिए क्यू डी आर, क्यू डी कहीं है, ये है, और आर भी है। देखिए क्यू यानी कि ये यहाँ लिखा गया, क्यू यहाँ लिखा गया, क्यू डी आर यानी क्यू डी आर में कोण डेल्टा भुजाओं क्यू डी, क्यू और डी, डी कहाँ है, देखिए क्यू यहाँ है और डी है, भुजाओं क्यू डी व डी आर। ये क्यू डी ये यहाँ पर है, क्यू और डी, डी आर के लिए बीच बहिष्कोण है। अतः डेल्टा डी क्यू आर, डी क्यू और आर, डी क्यू आर एक बार उस तरफ से लिया जाएगा, डी आर और क्या हो जाएगा क्यू। एक बार मैंने इस तरफ से लिया डी क्यू और आर, अब डी आर क्यू, दोनों तरफ से घुमा कर लिया जा रहा है। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो इनके मध्य का कोण क्या बनेगा, डी क्यू आर। तो ये हो जाएगा प्रोसेस आई आर, आई प्लस आर, और यहाँ हो जाएगा आई डैश प्लस आर डैश, सॉरी माइनस में होगा क्योंकि बहिष्कोण के अंतर्गत लिया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो इतनी बात क्लियर हुई ना दोस्तों। अब इसके आगे जो प्रोसेस है कैलकुलेशन पर आधारित है। क्या कैलकुलेशन पर आधारित है, अब हम लोग उसको देखते हैं। देखिएगा बहुत मज़ा आएगा आपको ये पढ़ने में। क्लियर, रफ करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों,
तो यहाँ ये प्रोसेस यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस आप लोग बना लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए, इसका ब्रैकेट खोलिएगा, डेल्टा है, डेल्टा को हम डेल्टा एम भी लिख सकते हैं। इसका ब्रैकेट जब खोलेंगे दोस्तों, जब इसका ब्रैकेट खुलेगा तो ये सभी क्या हो जाएंगे, देखिएगा माइनस आर'। तो आई को एक पक्ष में रखना है। क्या आई को एक पक्ष में रखना है, आई को एक पक्ष में रखना है और आर को एक पक्ष में। तो यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन हो गया तो आर प्लस आर'। तो ये हम लोग प्रोसेस, ये जो है इसको हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। कौन सा है, जैसा कि अभी तक कोई भी इक्वेशन नहीं बना है तो इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। क्या, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ आपको एक लाइन और लिखना है। क्यों एक लाइन लिखना है, किस लिए, इस चित्र के माध्यम से हमको समझना है। जैसा कि यहाँ चतुर्भुज मान लेते हैं। क्या, चतुर्भुज। तो यहाँ पर चतुर्भुज इस प्रकार लेंगे, जैसे ए क्यू ई आर, ये एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए क्यू ई आर, ये एक चतुर्भुज के आकार में है। इसको मैंने ले लिया क्या, एक चतुर्भुज ए क्यू आर में। तो यहाँ पर एंगल के आधार पर ले लेंगे। क्या, एंगल के आधार पर ए क्यू ई तथा सर्वप्रथम हम लोग एक बार पुनः देख लेते हैं। चतुर्भुज ए क्यू ई आर में कोण ए क्यू ई तथा कोण ए आर ई तथा कोण ए आर ई तथा कोण ए आर ई समकोण है। क्या, समकोण है। क्या है, समकोण है। अतः कोण ए तथा कोण ई, अतः कोण ए तथा कोण ई का योग, कोण ई का योग 180 अंश है या 180 अंश होगा, 180 अंश होगा। तो यहाँ पर 180 अंश जो प्रोसेस है, इसको आप लोग थोड़ा डीप रूट समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ विशेष बातें उभर के आएंगी आपके सामने। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, ए प्लस ई, दो ही कोण लिए जा रहे हैं, एक ए लिया जा रहा है, एक ई लिया जा रहा है। तो इनका दो कोणों का योगफल जैसा कि यहाँ पर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 180। जैसा कि हम लोग जानते हैं तीन कोणों का योगफल 180 होता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों कोणों के एंगल के आधार पर समकोण लिया जा रहा है। समकोण का अर्थ क्या होता है, 90 अंश। तो दो कोण लिया जा रहा है, 90 दूना कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ पर समकोण के अकॉर्डिंग लिया जा रहा है। क्या, समकोण के अकॉर्डिंग पर लिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर 180 रखा जा रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, समकोण के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दो कोणों का योगफल कितना हो गया, 180। तो यहाँ प्रोसेस क्या होगा, ई को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। क्या, ई वाला जो मुद्दा है इसको क्या करिए, उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। जब उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे दोस्तों, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस ई। क्या, 180 माइनस ई हो गया। जब ये प्रोसेस हो गया तो यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि त्रिभुज क्यू ई आर, क्या, त्रिभुज क्यू ई आर में तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, आर प्लस आर डैश, क्या हो जाएगा, आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर 180 अंश। देखिए त्रिभुज में जैसा कि यहाँ पर देखा जाए आर डैश, यहाँ पर जैसा कि यदि देखा जाए दोस्तों आर डैश और ये किसके एंगल, इनके मध्य के एंगल का योग दिखा रहा है। यानी कि ये बताया जा रहा है इसका योग, इसका योग, इसका योग, यानी कि इन तीनों कोणों का योग किसके बराबर है, 180 के बराबर रखा जा रहा है। इन तीनों कोणों के योग के बराबर, इन तीनों कोणों को योग के बराबर 180 रखा जा रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि तीन कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रख रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देखें तो तीन कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। जब तीन कोण लेंगे तो जाहिर सी बात है एक त्रिभुज का निर्माण होना ही है। इतनी बात क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखिएगा जैसे कि यहाँ आर प्लस आर डैश, ये प्लस में उधर गया, क्या हो गया, 180 माइनस क्या हो जाएगा, ई। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं जैसा 180 माइनस ई का
हम जानते हैं कि ए बराबर 180 माइनस ई होता है। तो यानी कि ये प्रोसेस ये दिखाया जा रहा है, यानी कि इसके बराबर हम लोग क्या रख सकते हैं, ए पुट कर सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आर प्लस आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए हो गया। इतनी बात क्लियर। तो ये इक्वेशन हम लोग क्या मान सकते हैं, 2, यानी एक सेकंड मान लीजिए। इतनी बात क्लियर। तो अब इसी के आगे हम लोग इतना मुद्दा क्या करते हैं, इतना क्या प्रोसेस कर देते हैं, रफ कर देते हैं, तब उसके आगे समझते हैं। जैसा कि यहाँ देखिएगा, ऊपर का हिस्सा रफ कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसको समझा जा सकता है। जैसे इसको मैंने इसलिए नहीं रफ किया क्योंकि इसी पर अभी प्रोसेस होने वाला है। जैसा कि यहाँ पर हम लोग ये रख सकते हैं, बोल सकते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, क्या समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, या आप लोग ये भी लिख सकते हैं आर प्लस आर डैश का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। लेकिन इक्वेशन बनाया हो तो इक्वेशन की यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, डेल्टा बराबर आई प्लस है प्लस आई डैश माइनस इसके स्थान क्या पूरा रखा जाए दोस्तों, इसके स्थान पे ये देखिए, ये आर प्लस आर डैश बराबर क्या है, ए। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो गया, यानी कि डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ ए हो जाए। क्या ए हुआ। जब ये जैसा कि यहाँ प्रोसेस देखा जाए दोस्तों, तो ये जो प्रोसेस है डेल्टा बराबर ब्रैकेट में आई प्लस आई डैश माइनस ए, तो ये जो डेल्टा है आप लोग इसको डेल्टा एम भी लिख सकते हैं। क्या डेल्टा एम, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बोला हूँ, तो यहाँ आप लोग डेल्टा एम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ प्रोसेस ये हुआ दोस्तों, इस प्रोसेस को हम लोग इक्वेशन कौन सा मान लेते हैं, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। क्या इक्वेशन मैंने 3 माना, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं 2 लाइन और। तो यहाँ पर ये प्रोसेस होगा, जैसा कि यहाँ पर लिखिएगा, तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों, यदि प्रिज्म यदि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति, यदि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में हो तो यहाँ प्रोसेस ये हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं आई डैश, आई बराबर क्या, आई बराबर हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार, आई डैश बराबर आई प्रोसेस हुआ, या हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं आई बराबर आई डैश, प्रोसेस वही होगा, चाहे आप लोग आगे रखिए या पीछे, लेकिन इस प्रकार रखने से थोड़ा मान पुट करने में आसानी हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए जो प्रोसेस होगा, आई डैश बराबर आई, तो यहाँ हो जाएगा आर डैश बराबर आर, यही होगा, इसलिए इसको अपोजिट लिखा जा रहा है। और इसी प्रकार ये हो जाए क्या, डेल्टा बराबर डेल्टा यम। यहाँ मैंने इसको इसलिए बना दिया जिससे कि ये जो माने हैं आपको स्पष्टीकरण हो जाए कि ये जो यम रखे हैं डेल्टा यम, तो ये प्रोसेस पहले से भी हम लोग लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको रखा। अब जैसा कि यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है दोस्तों, इसको रफ किया जाए, तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, ये एक लाइन लिख सकते हैं दोस्तों, समीकरण क्या, समीकरण 2 में आर डैश का मान रखने पर, तो समीकरण 2 यदि देखा जाए दोस्तों, क्या समीकरण 2 यदि देखा जाए तो समीकरण 2 अभी यहाँ पर जो लिखा गया था वही हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ मान लीजिए ये जो समीकरण क्या है, आर प्लस क्या, आर प्लस आर डैश, क्या आर प्लस आर डैश बराबर क्या था, ये यही तो प्रोसेस था, क्योंकि इसके स्थान ये जो है इसके स्थान मेरा था 180 माइनस ई, इसी का स्थान मेरा ए पुट किया गया था ना, तो ये प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं, देखिएगा ये जो आर है, आर प्लस है प्लस
यहाँ आर का स्थान पे ये जो आर है, आर डैश के स्थान पर हम लोग सिंपल आर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या, ए। तो एक एक क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, 2r बराबर क्या हो जाएगी, ए। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस हो जाएगा, हम लोग ए आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आर की वैल्यू जब निकालेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगी, a/2। जब ये a/2 निकला, ये प्रोसेस मेरा क्या हो गया, क्लियर हो गया। ये अभी भी पुट होगा, ये बहुत अलग मान है, इसको अभी पुट किया जाएगा। जैसा कि ये प्रोसेस हुआ, अब हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने r की वैल्यू पुट किया, अब किसकी वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू। अब यहाँ r की वैल्यू पुट कर चुके हैं, अब i की वैल्यू किस में पुट करेंगे, समीकरण किस में, हम लोग समीकरण 3 में पुट कर लेते हैं। क्या समीकरण, जैसा कि यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में i डैश का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, ये है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहीं पर। जब यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर, या हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जो ये यम लिखे हैं इसको हम लोग बाद में भी पुट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको दर्शाया अभी। तो यहाँ डेल्टा यम बराबर हो जाएगा i प्लस आई डैश माइनस ए। तो यहाँ ये प्रोसेस हो जाएगा, डेल्टा यम बराबर i है, i प्लस आई, जो आई डैश है, जैसे कि यहाँ जो देखा जाए दोस्तों, ये जो आई डैश है, आई डैश बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई डैश बराबर आई लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आई माइनस ए। तो ये देखिए डेल्टा यम है, डेल्टा यम एक एक क्या हो जाएगा, 2i माइनस ए। तो जैसा कि इसको जब ए को इस तरफ बुलाएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगी डेल्टा यम, ये माइनस में इधर आए क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, 2i। तो i को हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो यहाँ 2 गुणे में इधर आए क्या हो जाएगा, बटे में, यानी कि i बराबर हो जाएगा डेल्टा यम प्लस a/2। ये क्या हो गया, ये भी मान मेरा पुट हो गया। अब ये सभी मान जो स्नेल का सूत्र है उसी पर सभी रखे जाएंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सभी मान क्या किए जा सकते हैं, पुट किए जा सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि स्नेल का नियम का जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो क्या होता है, इसको हम लोग रफ करते हैं, देखिएगा। ये बहुत लंबी टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ये यदि आपको क्लियर हो गया तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो पूछता है 6 नंबर में पूछता है, लॉन्ग में ही पूछा जाएगा 6 या 7 नंबर में। यदि आप क्लियर हो गया तो आपका क्या हो गया, उद्धार हो गया। जैसा कि यहाँ पर हम लोग जो देखें, तो यहाँ स्नेल का नियम जो होता है, स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं स्नेल का नियम क्या होता है, n बराबर साइन i अपॉन साइन r। ये जो है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं i व r का मान रखने पर, i व r का मान क्या करने पर, पुट करने पर, यानी कि रखने पर। तो यहाँ पर जब यदि मान रखा जाए तो n बराबर क्या हो जाएगा, i साइन है, साइन i का मान क्या निकला है दोस्तों, ये निकला है। तो i का मान हम लोग क्या रख दिए, यहाँ पर रख दे रहे हैं। तो यहाँ हो जाए क्या, डेल्टा यम प्लस a/2, पूरे के बटे रख दीजिए, साइन है, साइन। और r का मान अभी क्या निकला था, r का मान अभी मैंने यहाँ निकाला था, क्या r बराबर क्या था, a/2, यही तो निकला था। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, r का स्थान पर क्या रख सकते हैं, a/2। जब 2 रखा गया तो ये मेरा एक सूत्र का निगमन हो गया, जिसको हम लोग प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र कहते हैं। इतनी बात क्लियर, ये सूत्र का निगमन हो गया। यदि ये आपको क्लियर हो गया हो तो इसके आधार पर हम लोग एक प्रश्न को देख लेते हैं। एक प्रश्न को यदि देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और जैसा कि अभी मैंने कुछ समय पहले जो प्रोसेस किया, यानी कि जो रखा हूँ, ये जो निकाला हूँ, इस पर भी सवाल कभी कदार पूछ लेते हैं। तो ये सभी हम लोग विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण, ये सभी क्या होंगे, पूछे जाते हैं। तो इस पर मैं सभी पर क्या करूँगा, प्रश्न करवाऊँगा न्यूमेरिकल का। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए, एक प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर, जिससे कि ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। रफ किया जाए।
तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ इस प्रकार प्रश्न पूछ लिया जाए, यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान 60 अंश है। प्रिज्म कोण का मान 60 अंश है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 दिया है। क्या √3 है। तो ये सभी जो प्रश्न मैं करवाने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा यम का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रोसेस है, देखिएगा, ये बहुत मैं नॉर्मल तरीके से करवा दे रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पर जो प्रोसेस होगा यहाँ पर आप लोग समझिएगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, या आप लोग इसके पहले जैसे कि मैंने प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन करवाया, तो वहाँ पर आप लोग ये लिख सकते हैं कि यन को क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, डेल्टा यम को क्या बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो यन है, यन को हम लोग अपवर्तनांक कहेंगे। किसका अपवर्तनांक? प्रिज्म का अपवर्तनांक। और जो ए है वो प्रिज्म का कोण है। क्या? प्रिज्म का कोण है। और जो डेल्टा यम है, जैसा कि यहाँ जो दिया गया डेल्टा यम क्या है, न्यूनतम विचलन कोण है। किसका न्यूनतम विचलन कोण है? प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण है। ये आप लोग वहाँ पर नोट में लिख लीजिएगा, जिससे कि आसानी हो प्रश्न में करने पर कि यहाँ पर ए क्या है, डेल्टा यम क्या है, यन क्या है, ये आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यहाँ जो बताया जा रहा है, यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान 60 अंश है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है, तो प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा यम ज्ञात कीजिए। तो ये जो दिया है दोस्तों, ये मेरा क्या दिया है, सर्वप्रथम जो इक्वेशन होता है, यानी जो प्रोसेस होता है, यानी कि अपवर्तनांक, यानी जिसको हम लोग यन कहते हैं, यन बराबर क्या दिया है, √3। और ये जो दिया है, जब आपसे इस प्रकार पूछा जाए प्रिज्म का कोण, तो उसका अर्थ ही होता है क्या, प्रिज्म का कोण हो जाएगा, प्रिज्म का कोण हो जाएगा दोस्तों, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। क्या? ए से। ए बराबर क्या दिया है, 60 अंश। तो अभी मैंने कुछ समय पहले इसी क्लास में अभी मैंने यन बराबर सूत्र निगमन करवाया, क्या, साइन डेल्टा यम प्लस क्या, a/2 पूरे के बटे क्या, साइन a/2, यही निगमन करवाया अभी मैंने। तो ये प्रोसेस जो है, इसी के आधार पर मैं क्या करूँगा, प्रश्न करवाऊँगा। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए, यन की वैल्यू क्या दिया है, √3। साइन है, साइन को साइन ही रहने दीजिए। डेल्टा यम का तो मान नहीं मालूम है, तो डेल्टा यम को हम डेल्टा यम ही रखेंगे। प्लस ए का मान क्या दिया है, ए का मान 60 दिया है, 60 रख देते हैं। बटे क्या है, 2 है, पूरे बटे क्या है, साइन ए का मान क्या दिया, 60 है, 60/2। इसको क्या करिए, कैंसिल आउट कर दीजिए। तो ये √3 बराबर साइन डेल्टा यम प्लस 60/2 बटे क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। इतना प्रोसेस हुआ। अब इसका क्या करिए, आप लोग तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिए, तिरछा गुणा कर दीजिए। क्या? जब आप लोग इसका तिरछा गुणा करेंगे, ये प्रोसेस आपका क्या होगा, निर्धारित हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, जब इसका तिर्यक मल्टीप्लाई होगा, यानी कि √3 इंटू क्या हो जाएगा, साइन
30 अंश होगा। साइन क्या हो गया 30 अंश। तो इधर बचा क्या प्रोसेस मेरा, साइन डेल्टा एम प्लस 60/2, यही प्रोसेस बचा, इतना ही बचा ना, तो उसको मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 इंटू साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 बराबर, यहाँ साइन है साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। तो यहाँ प्रोसेस हो जाएगा जैसे कि इसके बटे में एक है, अंश अंश का गुणा हो जाएगा, हर का गुणा हो जाएगा, यानी कि √3/2 हो जाएगा बराबर साइन है साइन, तो यहाँ डेल्टा एम प्लस 60/2। तो यहाँ देखिए ये जो √3/2 है ये साइन में किसका मान होता है, हम लोग साइन में इसलिए देखेंगे क्योंकि साइन जिससे कि कैंसिल आउट हो जाए। तो ये साइन किसका है, साइन 60 अंश है का है क्या, साइन 60 अंश बराबर साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। अब ये देखिए इसको काटा नहीं जाता, इसको सामने जैसे कि यदि दर्शाया जाए, इसको इस प्रकार काटा नहीं जाता, इसको मन में काटा जाता है। क्या, मन में इसको कैंसिल आउट इसलिए किया जाता है। यदि आप लोग यहाँ इस प्रकार काट देंगे, ये क्या होगा, आपको यहाँ गलत साबित कर दिया जाए कि किस लिए ये काटा नहीं जाता, ये मन में कैंसिल आउट कर दिया जाता है। यदि काट देंगे तो समस्या उत्पन्न हो जाती है कि ये प्रोसेस जो है दर्शाया नहीं जाता। तो यहाँ 60 हो जाएगा, किस लिए, साइन कैंसिल आउट हो गया मन में, बराबर 60 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस 60/2। तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। देखिए 60 गुना कितना हो जाएगा 120 बराबर क्या, इसका 1 का गुणा होगा तो वही होगा डेल्टा एम प्लस 60। तो इसका इधर बुला लीजिए, यानी कि डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा 120 माइनस 60, तो डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इतनी बात क्लियर दोस्तों। ये प्रोसेस है कुछ प्रश्नों पर, ये आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इतनी बात क्लियर। तो ये दोस्तों रही इस प्रश्न पर आधारित, यानी कि जो मैंने जो सूत्र का निगमन करवाया उसके आधार पर एक प्रश्न रख दिया। तो इसके आगे आने वाले क्लासों पर जैसे कि हम लोग जैसे कि वहाँ पर देखेंगे तारे का टिमटिमाना, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, इस 2 बिंदुओं पर क्या करेंगे, इस 2 बिंदुओं पर डिस्कस कर लेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल करवा देंगे जिससे कि प्रिज्म भी क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो इसके बाद आपकी टॉपिक चलेगी क्या, मानव नेत्र। तो मानव नेत्र हम लोग आने वाले क्लासों में भी देखेंगे। फिलहाल पहले सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे तारा क्यों टिमटिमाता है और आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।